नमस्कार दोस्तों, राम राम प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर मुकेश महिला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखो, कल अपनी लाइव क्लासेस में कुछ बातें हुई थी सिलेबस के बारे में, और उस सिलेबस में मैंने 2 बुक इसकी बायोलॉजी की बताई थी, बॉटनी और जूलॉजी। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए, सारे कमेंट्स अलग अलग थे, लेकिन जो कमेंट थे वो आधे आधे थे। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर जूलॉजी शुरू करो, कुछ कह रहे थे सर बॉटनी शुरू करो, कुछ कह रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी, कुछ रिप्रोडक्शन, कुछ एनाटॉमी, बहुत सारी चीज़ें। सबकी राय मैंने जानी, सबकी समझी। खैर, सिलेबस अपन को पूरा करवाना ही है, वैसे भी पूरा ही करना है। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि अपन प्रॉपर 1 यूनिट पहले या एक पूरा टॉपिक पहले जूलॉजी का पूरा कर लें और फिर एक टॉपिक पूरा बॉटनी का कर लें, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपका एक रूटीन भी बन जाएगा कि हाँ, ये मेरा टॉपिक पूरा हो गया और इस टॉपिक में से पिछली बार ये क्वेश्चन आए थे। आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक हो जाता है पूरा, उस टॉपिक के पुराने क्वेश्चन पुरानी पेपरों में आप पूरी देख लें कंप्लीट, प्लस उससे आने वाले जो अन्य आपके पास कोई सोर्सेस हैं, कोई किताब है, कोई बुक है, वो ले लें और टेस्ट सीरीज़ में उसके पूरे टेस्ट जो भी यहाँ से प्रोवाइड होते हैं उन टेस्टों को पूरा करें। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपन जूलॉजी में। जूलॉजी के अंदर मेजर वे में 3 यूनिट पूरी है, और उन 3 यूनिट में सबसे पहला इनवर्टिब्रेट, जिसमें क्लासिफिकेशन का है। दूसरा आपका एंटेमोलॉजी, कीट नियंत्रण की भंडारण के कीट, वो वाला टॉपिक है। और तीसरा है वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में प्यारे विद्यार्थियों 4 पॉइंट है, चीज़ों को ध्यान से सुनना। अंगुलियों के ऊपर सिलेबस हो जाना चाहिए, अंगुलियों के ऊपर बायोलॉजी हो जानी चाहिए। देखो, 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? पोषण, श्वसन, परिसंचरण और जनन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अब अपन शुरू करते हैं सबसे पहला ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। देखो जी बच्चों, स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से बहुत सारे विद्यार्थियों की यही मांग थी, सर जीरो से बेसिक से पढ़ाओ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। देखो, संसार में सबसे पहले मनुष्य आया और मनुष्य के इवोल्यूशन की बात अपन करेंगे आईसीआर के अंदर, और उस आईसीआर की जो चीज़ें हैं वो सारी अपन बाद में बात करेंगे थोड़ी सी, क्यों इवोल्यूशन वाला एक टॉपिक है। लेकिन जब से इतिहास की बात करते हैं मनुष्य को, सबसे पहली क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहला पोषण। पोषण के बाद उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद क्या होगा? पाचन के बाद क्या होगा? श्वसन। श्वसन से ऊर्जा मिलेगी और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, उसका सर्कुलेशन होगा। मतलब बॉडी के अंदर सर्कुलेशन की बात हो रही है ये। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद का मूव होना, वो लोकोमोशन है, गति, वो आईसीआर में है। देखो, आईसीआर के अंदर लगभग पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, और जेट के अंदर 4 टॉपिक हैं, वो 4 टॉपिक पहले कराऊंगा। फिर जो बच जाएंगे टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी के, वो वापस रिपीट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लासों में, लास्ट क्लासों में। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, बार बार आप ये कमेंट नहीं करें सर वो रह गया, वो रह गया, वो हो गया। तो मैं हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर करके बोल रहा हूँ। इनमें से वर्टिब्रेटा का चौथा पॉइंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उस टॉपिक के अंदर आपके सिलेबस में दे रखा है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब जनन और उसका विकास। देखो, विकास क्यों? मनुष्य की स्टार्टिंग स्टेज से लेकर एंड तक, मतलब शुरू से लेकर अंतिम अवस्था तक उसकी विकास की प्रक्रिया को बताया गया है इस यूनिट के अंदर। कैसे बताया गया है? देखो सुनो, बच्चा एक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ के बाद में फिर वो पहले वाली स्थिति में वापस आता है, वापस आने के बाद फिर वो पहले वाले, मतलब पूरा उसका जनक है, उस जनक के थ्रू वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो उस ग्रोथ को, पूरी को, डेवलपमेंट को अपन सीखेंगे इसके थ्रू। एक छोटी सी आउटलाइन के थ्रू मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ। देखो, मनुष्य की बात करें या किसी भी सजीव की बात करें, तो जनन क्या है? जनन उसकी एक जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया देखो कैसे? एक सजीव का सबसे मुख्य लक्षण यही है, जैविक क्रिया। और जैविक क्रिया में सारे आ जाते हैं पोषण, पाचन, श्वसन। इनमें से जनन भी उसके लिए मेन है। कैसे जरूरी है भाई? देखो, जनन जैविक क्रिया क्यों है? देखो, वैसे सिंपल वे में बोला जाए आपको, तो जनन का मतलब होता है अपने जैसी संतति उत्पन्न करना। जैसी संतति
उत्पन्न करना, ये क्या है? जनन। ये तो सब जानते हैं, आप छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हो इन चीज़ों को, तो कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अपने समान या अपने ही जाति जैसे जीव उत्पन्न करना, वो जनन है। क्यों करता है वो पढ़ेंगे अपन जेनेटिक्स में। ऐसा क्यों, उसके अंदर ऐसा लक्षण है, वो सारी चीज़ें कहाँ आएगी? जेनेटिक्स में। अब वो जैविक क्रिया है, जैविक क्रिया क्यों ज़रूरी है? अब देखो क्यों और कैसे, इस चीज़ को समझो। बहुत सारे विद्यार्थियों के कल कमेंट्स आए थे कि सर हमें समझ में नहीं आती बायोलॉजी, याद नहीं रहती, थ्योरी ज़्यादा है। बेटा थ्योरीज तो पढ़नी नहीं है, रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट आउटलाइन के थ्रू चलना है। आप इस आउटलाइन को ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट लो, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि आपकी ये ऑफलाइन क्लास ही है, एज ए वैसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए आप जैसे ही क्लास स्टार्ट हो अपना पेन कॉपी लेके बैठे और एक बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से उसके नोट्स तैयार करें। देखो आपकी ईमानदारी आपके पास है, हमारी ईमानदारी हमारे पास है। मुझे विश्वास है कि मेरे से जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो प्रॉपर अपना काम करेगा, अपने प्रॉपर नोट्स लिखेगा, और फिर इसके बाद कोई समस्या रहती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन कोई सा भी डाल दो, उसका जैसे ही मेरे पास आएगा मैं रिप्लाई दूंगा और आप सेटिस्फाई करूंगा। देखो क्यों और कैसे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जनन सिंपल वे में सब पढ़ाते हैं, चलता है ये सारी चीज़ें डायरेक्ट। बहुत सारी क्लासें मैंने ऐसे भी देखी है कि जिसमें कहीं ने शुक्र जनन ले लिया, कहीं ने अंड जनन ले लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बीच बीच के टॉपिक पढ़ा दिए। लेकिन जब वो बेसिक नहीं समझ में आएगा तो बीच के टॉपिक कहाँ से? देखो क्यों ज़रूरी है, कैसे होता है, दो चीज़ों को अपन और क्या, ये ऊपर मैंने बता दिया। मतलब अपने 4 क्वेश्चन एक टॉपिक के हो गए, क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे होता है, और इन तीनों को आप समझ लो, आपका रिप्रोडक्शन पूरा हो गया सिंपल वे में। क्या है ये तो संतान उत्पन्न करना हो गया, और क्यों ज़रूरी है, देखो किसी भी सजीव की जैविक क्रिया है, और जैविक क्रिया का मतलब वो अपनी जाति और अपने वंश के अस्तित्व को बनाए रखना। मतलब किसी भी सजीव के लिए क्या ज़रूरी है, वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करे। अब वो करेगा कैसे? जनन के थ्रू। मतलब सीधी सी बात है, आपने सुनी होगी, गांव में भी एक कहावत चलती है कि उसका तो वंश ही खत्म हो गया, मतलब उसका तो वंश आगे चला ही नहीं। मतलब जैसे कैसे कहते हैं ना कि यदि मान लो किसी को लड़का या लड़की ऐसे कोई संतान नहीं होती है तो वो बांझपन की स्थिति में आता है, तो उसका वंश नहीं चला। तो मतलब उस जाति का प्रॉपर और उसके वंश का प्रॉपर आगे से आगे अस्तित्व बनाना है, मतलब उसको आगे तक ले जाना है, तो उसके लिए जनन आवश्यक है। आगे बात समझ में इतनी? बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़िए, कोई नहीं, 2-5 क्लास ज़्यादा भी हो जाएगी। नॉर्मली अपन 50-55 क्लासों में पूरा करते हैं, 60 हो जाएगी, वो आपके लिए है। तो आप स्पीड के बारे में, लिखने के बारे में, समझने के बारे में अपनी राय कमेंट्स में लिखना प्लीज़, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और कमेंट्स वो अपने फ़ायदे वाले ही करना, फालतू आलतू चीज़ें कोई नहीं करेगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो। उसमें क्वेश्चन और एक राय आपकी वो ज़रूरी है, उसकी ही आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ। दूसरी बात, कैसे करते? बहुत सारे विद्यार्थियों से ऑफलाइन क्लासेज में मैं पूछ लेता हूँ कि बेटा कैसे करते हैं? बोले सर 2 जीव आते हैं और आपस में मिलते हैं, जनन शुरू हो जाता है। बेटा ये कोई बात नहीं हुई, जनन ऐसे होता है। उसका कंसेप्ट कहाँ से होता है, मतलब उसकी टेक्निकल क्या चीज़ है जिससे वो जनन करते हैं? तो विद्यार्थी कहते हैं सर ऐसे नहीं, तो फिर कैसे? पादपों में भी ऐसे ही होता है, पालक उग जाता है और हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कंसेप्ट का समझने का मतलब क्या है कि एक सजीव के अंदर होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसको लिखते ही कंफ्यूज, बोले सर सेल डिवीजन से कैसे? देखो सुनो, अपन सेल थ्योरी में पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या पढ़ते हैं कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण, ओमनियस सेलुला ई सेलुला, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण। याद होगा विद्यार्थियों रुडोल्फ विर्चोव का कथन, और वो कथन यहाँ लागू होता है। पुरानी कोशिका से नई कोशिका का बनना विभाजन, और पुराने जीव से नए जीव का बनना क्या हो गया? जनन। आई बात समझ में? अब ये बोले सर इसका इसके साथ रिलेशन क्या है, तो रिलेशन समझो। देखो जनन के अंदर क्या बन रहा है? नया जीव।
और कोशिका के अंदर भी क्या बन रही है, नई कोशिका। अब वो कह रहे हैं विद्यार्थी कि सर ये तो नया जीव कैसे बना, तो कैसे क्या बना, देखो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, और आनुवंशिक पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफर, स्थानांतरण, ठीक है, और वो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। देखो टॉपिक आपस में कनेक्ट करोगे, और टॉपिक जब कनेक्शन होगा आपस में इनका, तब सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। बायोलॉजी के विद्यार्थियों की या बहुत सारे ऐसे लोगों की, आपकी गलती नहीं है, पढ़ाने वालों की भी यही है कि पर्टिकुलर वो टॉपिक पढ़ाते हैं, लाइन टू लाइन रटते जाते हैं आप, और फिर बाद में वो चीज़ें है ना याद नहीं रहती। इसलिए इसका एक ये तरीका है कि बायोलॉजी क्या है, पूरा एक सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी कुछ भी नहीं है इसमें, सारे टॉपिक आपस में कनेक्शन है, जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए टॉपिकों के लिए उनको जोड़ते हुए ही पढ़ना है। अब देखो मैंने साइटोलॉजी की भी बेसिक करवा दिया, रिप्रोडक्शन का भी बेसिक करवा दिया, और जेनेटिक्स को समझाने के लिए मैंने कहा कि न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, क्रोमेटिन मटेरियल आगे वाली कोशिकाओं में जाएगा, और कोशिकाओं में कैसे जाएगा कि जैसे मान लो, सुनो, एक माता पिता के उत्पन्न बच्चे उसी जैसे दिखाई देते हैं, मतलब एक जाति, भैंस का बच्चा भैंस ही दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि उसका ही आनुवंशिक पदार्थ गया। ये चीज़ समझने वाली है कि उसी का आनुवंशिक पदार्थ गया, और उसका आनुवंशिक पदार्थ क्यों गया, क्योंकि उसी की कोशिकाओं में क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो विभाजन आपका दो प्रकार का है, और दोनों कौन सा, एक तो माइटोसिस और एक हो गया कौन सा, मियोसिस। समसूत्री विभाजन इसको कहते हैं, अर्धसूत्री इसको कहते हैं। देखो ये, अब ये चीज़ें मैं क्यों लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया है कि ईस्ट में विभाजन होता है, और उसमें लिखा हुआ है एमाइटोसिस। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर हिंदी में लिखो, कुछ कहते हैं इंग्लिश में लिखो, नहीं, दोनों चीज़ें चलानी पड़ेगी अपन को। फिर लिखा आ गया माइटोसिस, और फिर आ गया मियोसिस, और फिर आ गया कोई नहीं। अब बताओ क्या करोगे, मैंने यहाँ लिख दिया समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री एक और हो गया। तो अब ये तो ऑप्शन में नहीं है, फिर बच्चा शिकायत करता है कि सर हमारे को तो ये बताया ही नहीं है आपने। तो इसलिए आपको ये इंग्लिश कब समझ में आएगी, जब आप इंग्लिश के पोर्शन में देख लोगे। तो यदि ये चीज़ आपकी लिखी हुई है, आपको थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी याद, भाई देखो वहाँ स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं है कि मैं सोचूं यार मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रही, यहाँ तो सर ने आई लगाया था मैंने ई लिख दिया। बायोलॉजी में स्पेलिंग मैटर नहीं करती, वहाँ टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। तो ये चीज़ यदि आपकी लिखी हुई वहाँ आ गई तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि ये समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन है। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने चीज़ बताई है आपको कि कैसे बायोलॉजी के, देखो एग्रीकल्चर में पेपर सरल आता है, लेकिन उस सरल पेपर में से ऐसी चीज़ें निकाल दी जाती है। हर साल बायोलॉजी के पुराने पेपर उठा के देख लेना, 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को हिंदी वर्ड में लिखा जाता है। इंग्लिश के वर्ड होते हैं जिनको हिंदी टर्मिनोलॉजी में, पिछली बार भी 6-7 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही हैं। आप विश्वास नहीं करो तो पेपर उठा के देख लेना। देखो चलो, मैंने क्या कहा, विभाजन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। शायद इंटरेस्ट बनाओ, मज़ा आ रहा होगा, और भी आता रहेगा। धीरे धीरे क्लासें बढ़ती रहेगी। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और रेगुलर अपने आप को ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। देखो जी, इस विभाजन में कोशिकाओं के अंदर विभाजन हुआ तो प्राणी कोशिका, शॉर्ट बता रहा हूँ मैं ये विभाजन नहीं पढ़ाना, मेरे को तो ये समझाना है आपको। विभाजन हुआ तो प्राणी कोशिकाओं से 2 नई कोशिकाएं बनी, और दोनों कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या मिली, समान मिली, समसूत्री। और ये किसके लिए आवश्यक है, अलैंगिक जनन के लिए। देख लो, देखो मैं चैलेंज करता हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि साहब ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखो अपने आप आ गया, कौन सा जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल विभाजन की परिभाषा में भी यही पढ़ते हैं कि सजीवों में होने वाला वह जनन जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा, माइटोसिस द्वारा एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। क्लियर होगी बात आपको? यस। आगे देखो, मियोसिस के अंदर एक कोशिका में विभाजन होगा, कोशिकाएं 4 बनेगी, वो डिटेल बाद में देखेंगे साइटोलॉजी में। तो 4 बनेगी तो चारों कोशिकाएं अगुणित, और अगुणित कौन होते हैं प्यारे बच्चों, युग्मक, गैमेट्स। और युग्मक किसमें बनते हैं, लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
किस में बनेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, हर किसी की बस की बात नहीं है। देखो पढ़ाते सब हैं, सब आपको लाइन टू लाइन किताबों में लिखा पढ़ा दिया, लेकिन ये दिमाग को खोलना है ना, तो उसके बेसिक और उसके कंसेप्ट को पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने आपको दो चीज़ बताई कि जनन क्यों आवश्यक है और कैसे होता है। तो क्यों वाला तो जवाब आपको मिल गया कि यदि उसको अपना अस्तित्व बरकरार रखना है, अपने आप को स्थापित करना है, अपने आप को आगे तक बनाए रखना है, तब तो आवश्यक है। और दूसरा कैसे करते हैं सॉरी कैसे करते हैं, उसके लिए उसमें क्या जरूरी होना चाहिए? विभाजन। देखो तुमने सुना होगा बुढ़ापे में विभाजन रुक जाता है, जनन की क्षमता भी कम हो जाती है। क्यों? जवानी में करे वैसे ही बुढ़ापे में कर लो। नहीं, क्यों नहीं होता? क्यों? जरूरी है। जब तक आदमी में एनर्जी है, कोशिका विभाजन है, सेल एनर्जी है, तब तक वो रेगुलर अपना काम करता रहेगा। कोई भी जैविक क्रिया है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो डाउन होती जाती है। इसीलिए रिप्रोडक्शन में अपन पढ़ते हैं लाइफ स्टेज, और लाइफ स्टेज प्रत्येक प्राणी की या प्रत्येक सजीव की अलग अलग होती है। तो अब मैं पूरे ऑल ओवर टॉपिक को ये कहता हूँ कि सजीव की अपनी जीवन की अवस्था में अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन या रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का हो गया। देखो ध्यान देते रहो मेरे टॉपिकों की तरफ। एक तो अलैंगिक एसेक्सुअल और दूसरा कौन सा? लैंगिक सेक्सुअल। अलैंगिक के अंदर डायरेक्ट विभाजन कौन सा होगा? माइटोसिस, समसूत्री। और लैंगिक के अंदर दोनों होंगे, समसूत्री भी अर्धसूत्री भी। अपन वो युग्मक जनन के समय पढ़ेंगे, और युग्मक जनन आपका स्पेशल दे रखा है गेमीटोजेनेसिस, सिलेबस में दे रखा है गेमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। क्लियर प्यारे बच्चों? ये तो था इस पार्ट का बेसिक। देखो कम से कम अब इतनी लंबी अपनी क्लास होगी, अब बेसिक समझ में आ गया। अब अपन चीज़ों को आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ये चीज़ ज़रूरी है करवाना। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लो। हाँ जी विद्यार्थियों, अपन ने तीन चीज़ पढ़ ली, क्यों, क्या और कैसे। अब अपन धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं टॉपिक को, और एक अच्छी सी आउटलाइन। देखो सबसे पहली जैविक क्रिया करने वाला कौन है? सजीव। और सजीव का मतलब हो गया लिविंग, लिविंग या इसको बोल दो ऑर्गेनिज्म। लिविंग जीव, सजीव। और जीव क्या है? जैविक क्रिया। और उसकी लाइफ फेज जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जन्म से मृत्यु तक कभी ना कभी वो अपनी जैसी संतति उत्पन्न करेगा जन्म। ठीक है, अब इस सजीव के अंदर लैंगिक और अलैंगिक जनन को पढ़ने के लिए अपन को एक सीधी सी चीज़ ध्यान रखनी है, पेरेंट्स, जनक। यदि एक जनक होता है, डायरेक्ट विभाजन होता है, तब तो अलैंगिक एसेक्सुअल, और दो जनक होते हैं तब क्या बोलेंगे उसको? सेक्सुअल, लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अब देखो कैसे कैसे होता है। देखो सजीव के अंदर दो जनक कौन कौन से होंगे? कमेंट्स में लिख दो फटाफट। एक तो कौन सा? मेल, और दूसरी कौन सी उसकी? फीमेल। अरे दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता, दोनों जरूरी हैं, ऐसे नहीं हो। चाहे कुछ भी हो, प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, मेल और फीमेल का, अरे नर मादा का होना जरूरी है, इतना तो समझते हो ना। ये नर है और ये है मादा। हाँ जी प्यारे बच्चों, देखो नर मादा का होना ज़रूरी है। अब इनकी मैच्योर कंडीशन आएगी। देखो लैंगिक जनन एक सबसे बड़ी कंडीशन ये मांगता है मैच्योरिटी, मतलब उसकी परिपक्वता। परिपक्वता आएगी, उसके ऑर्गन डेवलप होंगे, ऑर्गन डेवलप होंगे, उसमें गेमिटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन होगा, और युग्मक जनन के दौरान उसके अंदर बनेंगे गैमेट्स। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, जीरो से लेकर एंड तक ले जाऊंगा एक ही आउटलाइन से। कैसे ले जाऊंगा? देखो मेल और फीमेल, इनके अंदर दोनों के अंदर सबसे पहले मैच्योरेशन आया, और मैच्योरेशन आया तो इसमें तो बना कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें बन गया कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? हिंदी में बोलें तो बोलता भी जा रहा हूँ मैं साथ साथ, इसलिए कोई विद्यार्थी परेशान मत होना, ओ सर इंग्लिश लिख दी, ओ सर हिंदी लिख दी। दोनों चीज़ों को सुनो आराम से धीरे धीरे। ये तो हो गया नर जनन तंत्र, और ये कौन सा हो गया? मादा जनन तंत्र। हम बताएंगे आपको कि कैसे बायोलॉजी अंगुलियों पे आती है इन आउटलाइनों से।
ना थ्योरी ना और कुछ, सीधा कंसेप्ट बेसिक। देखो मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब इन दोनों के अंदर जैसे मैचुरेशन आएगा ऑर्गन डेवलप होंगे, ऑर्गन डेवलप होने के बाद में उनके अंदर क्रिया होगी एक, और उस क्रिया को बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, गैमीटोजेनेसिस। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ इसको, हिंदी में गैमीटोजेनेसिस को बोलते हैं युग्मक जनन, युग्मक जनन। देखो आप कॉपी तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन इतना ध्यान रखना क्लास होने के बाद अपनी क्लासों को या अपनी याद करने को है ना, वो अपनी ही आउटलाइन, अपनी खुद के हिसाब से आउटलाइन बना बना के उसको याद करना। क्योंकि वो चीज़ें जैसे भाई यहाँ थ्योरी नहीं करनी अपन को कि बहुत बड़ा कोई डायग्राम बनेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, सर बोलो ये लो, ये मैंने कर दिया तो आधा करेंगे, पूरा करेंगे तो आधे नंबर तो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो भैया माइनस हो रहा है भाई, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। यहाँ तो एक तो सही है तो सही, और नहीं बोले जय माता दी जय भगवान जी तो हो गया तो माइनस जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। देखो युग्मक जनन गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस के दौरान यहाँ बनेंगे कौन से, मेल गैमेट्स, और इसमें बनेंगे प्यारे बच्चों फीमेल गैमेट्स। मतलब हिंदी में बोले तो इसको तो बोलते हैं कौन से, नर युग्मक, और इसको बोलेंगे कौन से, मादा युग्मक। देखो जी बहुत इजी, नर युग्मक को कहते हैं स्पर्म और इसको कहते हैं ओम। मतलब यहां तो क्या बन गया, शुक्राणु, ये तो क्या बना, शुक्राणु, और ये कौन सा बन गया बच्चों, अंडाणु। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़िए, कोई स्ट्रेस नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं। शुक्राणु बन गया, अंडाणु बन गया। अब ये बने कैसे सर इसके लिए विभाजन हुआ इन दोनों में, कौन सा, मियोसिस। अब वो मियोसिस कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए इसको तो पढ़ेंगे अपन स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, और इसको पढ़ेंगे अपन अंड जनन, oogenesis। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार दोनों में से एक क्वेश्चन दोनों में से रिपीट होता है। यहीं से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलेगा, इस वाले में oogenesis में, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो रिप्रोडक्शन का टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन हर बार 2-3 क्वेश्चन आपके ICR वगैरह दोनों में आते हैं। इसलिए मैंने ये शुरू किया है। इंटरेस्टिंग भी है, ईजी भी है, और ईजी इंटरेस्टिंग से मतलब नहीं है क्वेश्चन कवर कर रहा है, मेरा मतलब है आपके क्वेश्चन 40 पूरे करवाना, और गारंटी के साथ पूरे कंप्लीट, बोलने में, लिखने में, बोर्ड पे या आपके कोई कमेंट्स में या पेपर में, ऐसे करके आपके पूरे 40 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं। पूरे करवाऊंगा दोस्तों, किसी प्रकार की कोई टेंशन मत करना, रेगुलर आप तो जुड़े रहना। ये इधर क्या बना स्पर्म और इधर क्या बना ओयूम, कंफ्यूज मत हो जाना। ऊपर वाली लाइन ऊपर से चलाओ, नीचे वाली नीचे चलाओ। ये चीज़ सीख गया, मुझे ये चीज़ सिखानी है। रट्टू तोता वो वाली चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। देखो शुरू में हो सकता है 2-5 बच्चे जो रटते थे लाइन टू लाइन, किताब खोल के, मोटी मोटी किताब, मास्टरों ने भी ऐसे ही पढ़ाया है और बोले गुरुजी हमें तो ऐसे ही पढ़ने आए, याद ऐसे ही होता है। नहीं बेटा, वो तरीका गलत है। वो कुछ समय के लिए रहेगा, इसके बाद वो रटी हुई चीज़ें साफ हो जाती है। इसलिए उंगलियों पे करना है तो आउटलाइन चलानी पड़ेगी। स्पर्म बन गए, ओवम बन गए। अब आगे चलो, मैचुरेशन हो गया दोनों में, प्यूबर्टी फेज आ गई, यौवन अवस्था। प्यूबर्टी फेज का मतलब अरे जवान हो गए, मतलब जवान होने के बाद में अब देखो मनुष्य है तो शादी हो जाएगी, एनिमल्स है तो वो अपने हिसाब से, अपनी सोसाइटी के हिसाब से अपनी आगे की प्रोसीजर करेंगे। कैसी प्रोसीजर करेंगे देखो सुनो। स्पर्म बनने के बाद, ओवम बनने के बाद, दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर एक क्रिया होती है, उस क्रिया को बोलते हैं अपन कोप्यूलेशन। कौन सी क्रिया? कोपुलेशन। मेंटिंग, सहवास, संभोग, या इसका वर्ड हो गया अपना मैथुन। क्या हो गया? मैथुन। इस मैथुन क्रिया के दौरान क्या होता है, मेल इस फीमेल के साथ फिजिकल रिलेशन करता है। मतलब एज ए फिजिकल रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कोपुलेशन। हिंदी में बोलूँ तो नर और मादा का जो शारीरिक संबंध है वो संबंध ही क्या कहलाता है? मैथुन कहलाता है। अब मैथुन सब
नर युग्मक किसके पास आते हैं, मादा युग्मक। क्यों, इसका भी एक रीज़न है, कंसेप्ट है, क्योंकि ये तो होता है मोटाइल और ये होता है नॉन मोटाइल, मतलब ये तो गतिशील और ये अगतिशील, इसलिए चलकर इसको ही आना पड़ता है। ठीक है। अरे बारात लेकर कौन जाएगा, दूल्हा ही जाएगा दुल्हन के पास। ऐसा सही प्रोग्राम यहाँ बैठेगा कि आपका स्पर्म कहाँ तक जाएगा, आपके ओयुम तक जाएगा, अंडाणु तक जाएगा, और उसके बीज के लिए एक प्रोग्राम सेट करना पड़ता है, एक क्रिया करनी पड़ती है, उस क्रिया को कहते हैं अपन मैथुन। हो गया प्रोग्राम। ठीक है, आप इस पे ध्यान मत दो, अभी तो सिलेक्शन लो, फिर इसके बाद बनाना कोई भी चीज़। कोपुलेशन के बाद आगे की चीज़, जैसे ही कोपुलेशन हो गया, कोपुलेशन होने के बाद इन दोनों के अंदर कौन कौन में, शुक्राणु और अंडाणु में, दोनों में आपस में एक मिलने की क्रिया होती है। ये तो था अगुणित अर्धसूत्री हुआ था, एन हैप्लॉइड, और ये भी कैसा, एन हैप्लॉइड अगुणित। ठीक है, एन भी लिखा आता है, हैप्लॉइड भी लिखा जाता है, अगुणित भी आ जाता है। सारी चीज़ें बोल रहा हूँ जैसे जैसे पेपर में आता है, क्योंकि मुझे तो अनुभव है इन चीज़ों का सारा, कि एग्जामिनर कहाँ से आपकी नाक के नीचे से क्वेश्चन निकालेगा और आप देखते रह जाओगे। पढ़ा तो वो होता सर, ये कहाँ से आ गया, साहब वहीं से आया, लेकिन आपने सही नहीं पढ़ा। पढ़ने का तरीका, जीवन जीने का तरीका ही होना चाहिए, बाकी जीते तो सब है, पढ़ते तो सब है। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, तो जो चीज़ें हैं उनको देख लो बस थोड़ा सा। ये एन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2n। क्या बनाएंगे, 2n, और 2n को बोलते हैं अपन ज़ायगोट, हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या बोलोगे, युग्मनज। और युग्मनज बनने की इस क्रिया को कहते हैं प्यारे बच्चों फर्टिलाइजेशन। क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को ही कहा जाता है हिंदी में निषेचन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोल दो, चाहे निषेचन बोल दो, चाहे युग्मक सल्यन बोल दो, या गैमिट फ्यूजन बोल दो। 4 टर्मोलॉजी है, चारों वर्ड आ जाते हैं। निषेचन भी इसी को ही कहते हैं, फर्टिलाइजेशन भी इसी को ही कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को तो मैं क्लासेज में पूछता रहता हूँ, और आपको भी बहुत सारे, जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के विद्यार्थी होते हैं, उनको थोड़ा सा ये रहता है कि वो रटने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। बोले साहब एग्रीकल्चर बहुत अच्छी आती है, केमिस्ट्री में पास हो गए और बायोलॉजी को रट लिया, और यही सबसे बड़ी समस्या है, अपनी सिलेक्शन से अपन दूर रह जाते हैं। तो इसलिए एक विशेष अपना ये ध्यान देना है कि चीज़ों को क्लियर करना है, चाहे वो छोटा सा वर्ड ही क्यों न हो। देखो मैथुन और निषेचन दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इसमें नर और मादा का मिलना था, और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दोनों युग्मकों का मिलना। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। शॉर्ट में बोलूं तो गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। पहले प्रोग्राम सेट हुआ, प्रोग्राम सेट होने के बाद आपको पता है शुक्राणु कहाँ चला गया, अंडाणु के पास, और अंडाणु के पास जाने के बाद उसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया, और जुड़ने को क्या कह दिया अपन ने, निषेचन। और निषेचन से द्विगुणित अवस्था आई, डिप्लॉयड अवस्था आई, 2n अवस्था आई। उस 2n अवस्था का नाम अपन ने क्या दे दिया, युग्मनज या ज़ाइगोट। यहाँ तक सारी चीज़ें आ गई ना समझ में। नेक्स्ट चीज़, थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पढ़ना ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही याद रखना है अपन को। यहीं से क्वेश्चन इसी, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो कैसे होगा, इसमें से कैसे, बेटा क्वेश्चन ऐसे की ऐसे ही आएगा, इसी आउटलाइन में से ऐसे ही। हम बताएंगे आपको कि बहुत लंबी लेंदी सिलेबस को कैसे छोटे समय में कवर किया जाता है और कैसे उसे याद किया जाता है, ये तरीका है। ठीक है प्यारे बच्चों, उतार लिया होगा शायद आपने, सेव कर लिया होगा। अब ये हुआ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद आपके उसी सिलेबस में दे रखा है डेवलपमेंट। देखो 2 ही वर्ड लिए मैंने और 2 वर्ड में कितनी चीज़ें बता दी। अब बताओ कहाँ से आएगा क्वेश्चन, कहीं से भी नहीं आ रहा, और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ गई। चलो यहाँ से आगे अपन चलते हैं, तो आगे चलाएंगे यहीं से। देखो इधर वाले को रब कर देता हूँ मैं।
बिल्कुल सामने ध्यान, बोर्ड पे ध्यान, क्योंकि मेरी क्लास की यही सबसे बड़ी समस्या है कि आपने थोड़ा सा भी ध्यान भटकाया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कहावत है ये तो सीधी सी, जानते हैं अपन। बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। देखो, दो जीव बड़े हुए, नरमादा हुए, दोनों में क्या हुआ? प्रजनन तंत्र बना। प्रजनन तंत्र में क्या हुआ? गैमेट्स बने। गैमेट्स बनने के बाद दोनों का संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद में दोनों युग्मक जुड़े, और जुड़ने के बाद दोनों के जुड़ने से क्या बना? जाइगोट बना। अब सुनो आगे, टॉपिक दे रखा है डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट को देखने के लिए अपन को देखो क्या करना है। अभी तक जो विभाजन यहाँ हुआ था वो हुआ था मियोसिस, अर्धसूत्री। यहाँ से क्रिया चलेगी इसके अंदर, किसमें? जाइगोट में। और जाइगोट में क्रिया चलेगी, उसको बोलते हैं अपन माइटोसिस, समसूत्री। समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन भी बारंबार होता है, अनियंत्रित होता है, रेगुलर होता है, उसको कहते हैं अपन विदलन। विदलन वर्ड किसने दिया? वेबर ने। कितने विदलन ब्लास्टोमियर्स बनने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन एम्ब्रियोलॉजी में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अपन एक कंसेप्ट देख रहे हैं, क्लेवेज। ठीक है, इस क्लेवेज के कारण भ्रूण की, एम्ब्रियो की पहली अवस्था जिसको बोलते हैं मोरूला, ये तो वैसे भी लिखा आता है मोरूला। ठीक है, मोरूला कितनी कोशिकीय? 8 से 16 कोशिकीय। सेल डेड, 8 से 16 कोशिकीय की अवस्था। मोरूला के बाद बनी कौन? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद कौन सी बनी? गैस्ट्रुला। अब देख, हिंदी में भी इनको यही कहते हैं, हिंदी में बहुत कम आता है, इसको शायद तुत्तक कहते हैं, तुत्तक, बिल्कुल गोल बॉल की तरह। और ये क्या होगी? कोरक पुट्टी। और गैस्ट्रुला को गैस्ट्रुला बोलते ही हैं। 3 अवस्थाएं चली। कैसे कैसे चली देखो, सुनो। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन के लगभग 6वें दिन, विदलन तो तुरंत शुरू हो जाता है, लेकिन 6वें दिन वो वहाँ से हिलकर, देखो फर्टिलाइजेशन, एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहाँ हुआ? अंडवाहिनी में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों की कमजोरी है। वेजाइना से शुक्राणु गए, यूट्रस से होते हुए कहाँ बने? ओविडक्ट में। बताएंगे अपन आगे, सारी डिटेल की चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मैं एक पिक्चर तैयार कर रहा हूँ आपके दिमाग में, कि एक पिक्चर तैयार हो गई, फिर उसके बाद में उसको समझना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी। एक ये ट्रेलर है, और ट्रेलर को समझ में आने से आपको ये आगे ये लग जाता है कि आने वाली पिक्चर कैसी होगी। तो इस ट्रेलर के हिसाब से मैं देखूँ तो आपको ये बताऊँ कि अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अब जैसे फैलोपियन ट्यूब आ जाए कि साहब इनफंडिबुलम में होता है, एम्पुला में होता है, या स्टेमस में होता है, तो साहब कहाँ होता है? एम्पुला और स्टेमस का जंक्शन, दोनों का संधि स्थल है। डायग्राम जब बनाएंगे, आपको सिस्टम पढ़ाएंगे, उस समय अपन इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के 6वें दिन ये कहाँ आ गया? यूट्रस में आ गया, गर्भाशय में, बच्चादानी। गर्भाशय में आने के बाद गर्भाशय की कुछ कोशिकाएं मदर की, ठीक है, मतलब माता की कुछ कोशिकाएं, और कुछ कोशिकाएं किसकी? भ्रूण की, फीटस की। दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक, इनके बीच वो बनाती है सेतु, मतलब एक रिलेशन बनाती है। रिलेशन किसके बीच? मदर और फीटस के बीच, भ्रूण और माता के बीच। उसको बोलते हैं अपन प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपरा। अरे बच्चे का नाल, आप एग्रीकल्चर वगैरह सब में पढ़ते हो, नाभि से नाल जुड़ता है, तो बच्चे का भ्रूण का जो पोषण होता है माता से, वो पोषण किसके द्वारा होगा? इस प्लेसेंटा के द्वारा। इस प्लेसेंटा के द्वारा ही पोषण, इसी के द्वारा श्वसन, इसके ही द्वारा कुछ हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी पढ़ते हैं अपन, और यहाँ भी जब इसका डेवलपमेंट आएंगे, जब पढ़ेंगे अपन। प्लेसेंटा इसके साथ जुड़ जाता है, जुड़ने के साथ ही वो यूट्रस में स्थापित हो जाता है। यूट्रस में स्थापित होने की इस क्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। प्लांटेशन, हिंदी में बोले तो अंतरोपण, या सीधा बोल दो रोपण, यानी भ्रूण का रोपित होना। और भ्रूण रोपित कहाँ हुआ? भ्रूण रोपित कहाँ हुआ?
यूट्रस में, गर्भाशय में, और गर्भाशय में रोपित होने के कारण उसकी यहाँ से अवस्था आ गई, उस अवस्था को बोल दिया अपन ने गर्भावधि। कौन सी अवस्था बोल दी प्यारे बच्चों? गर्भावस्था या गर्भावधि, जो मनुष्य में अलग अलग, गाय भैंस में अलग अलग, सब में पढ़ी है आपने। मनुष्य में कितनी कितनी कमेंट्स बॉक्स में लिखो देंगे फटाफट, कितनी? कॉपी पेन के साथ साथ 270 ± 10 डेज वो एवरेज होती है। अब इस गर्भावस्था का मतलब क्या है? इन सारी चीज़ों को रोपण से सहित ये 3-4 चीज़ बताइए ना, वो यहाँ से शुरू होती है। तुरंत विभाजन हुआ, देखो चूकना नहीं, तुरंत विभाजन हुआ, विदलन हुआ, विदलन से मोरुला पहली अवस्था फर्स्ट। विभाजन के बाद 32 से 64 कोशिकाएं, 32 से कितनी? 64 सेल्डेड क्या बनी? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला ही इस गर्भाशय से रोपित होती है, मतलब प्लेसेंटा। याद करना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भ्रूण की कौन सी अवस्था गर्भाशय से रोपित होती है? तो अधिकांश बच्चों का ये ध्यान रख रहते हैं कि पहली अवस्था है साहब मोरुला होते ही रोपित हो जाती है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मोरुला तो फेलोपियन ट्यूब, इस अंडवाहिनी में ही बनना शुरू हो जाता है। जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हुआ उसके तुरंत बाद मोरुला बनना शुरू हो गया, क्योंकि डिवीजन तुरंत होता है इसमें। डिवीजन होने के बाद देखो जैसे कैसे, सिंपल सी बात है, पूरा तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बार कई बच्चों की कंफ्यूज चीज़ है वो निकाल दूं थोड़ा सा। ये था ओवरी, ओवरी से अंडाणु आया, अंडाणु आने के बाद ये एम्पुला और स्टेमस का क्या है? जंक्शन है, संधि स्थल। इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टेमस। स्टेमस किससे जुड़ी होती है? ये गर्भाशय से, ये अंडवाहिनी, गर्भाशय अंडवाहिनी। सबसे पहले स्पर्म कहाँ आएंगे? स्पर्म कहाँ आएंगे? सबसे पहले इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन होगा वेजाइना में, जो गति करता हुआ मोटाइल है ये, तो गति करता हुआ कहाँ तक? ये अंडाणु ये शुक्राणु दोनों आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के कारण यहाँ बन गया 2n। कौन बन गया? जाइगोट। ये रहा, ठीक है, ये सारी चीज़ आ गई समझ में। जाइगोट बनने के तुरंत बाद यहाँ से इस जाइगोट में यहीं से ही क्या हो जाता है? विभाजन, अनियंत्रित अनियमित विभाजन। उसका नाम अपन ने क्या दे दिया? विदलन दे दिया, ठीक है। विदलन होने के बाद ये यहाँ से किसकना शुरू होता है तीसरे दिन, और किसक कर कहाँ आ जाता है? यूट्रस में आ जाता है, और यूट्रस में आकर इसके साथ जुड़ जाता है, दोनों के बीच एक संपर्क बन जाता है। उस संपर्क को बोलते हैं अपन अपरा। अपरा बोल दो, चाहे प्लेसेंटा बोल दो, या बच्चे का नाल बोल दो। अपरा जुड़ गया, एक एज इन दोनों का आपस में क्या बन गया? रिलेशन बन गया। उस रिलेशन की इस अवस्था का नाम क्या है? ब्लास्टुला। क्लियर होगी बात? मोरुला यहाँ से बनकर किसका था, और ब्लास्टुला यहाँ आकर चिपक गया। चिपकने को अपन ने क्या कह दिया? इम्प्लांटेशन या रोपण। ध्यान रखो, इम्प्लांटेशन या रोपण। और रोपण के दौरान अवस्था चली, उस अवस्था को कह दिया अपन ने गर्भावस्था। अब देखो आगे चले, देखते रहना, थोड़े थोड़े लिखते भी रहना, साथ साथ में फटाफट आउटलाइन बनाते रहना, और जहाँ नहीं बने वहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन उसको भी इसके बाद कॉपी में ज़रूर लिखना। देखो, अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से ब्लास्टुला बन गया था अपना रोपण के दौरान, और ब्लास्टुला में फिर डिवीजन होता है, विभाजन होता है, और विभाजन से भ्रूण की तीसरी अवस्था, ये तो फर्स्ट मोरुला, सेकंड ब्लास्टुला, और थर्ड कौन सी? गैस्टुला। और इस गैस्टुला में प्यारे बच्चों 3 लेयर बनती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म, और एक आती है एंडोडर्म। हिंदी में तो आप इसको तो सारे जानते हैं शायद। एक्टोडर्म बाह्य स्तर, मध्य स्तर मीजो, और एंडो यानी आंतरिक स्तर। देखो ये लिखी भी ऐसे आती है कि एक्टो, मीजो और एंडो, और ये इम्पोर्टेंट भी है अपने इसमें डेवलपमेंट वाले में।
आईसीआर में पूछ लेते हैं कि कौन से अंग एक्टोडर्म से बनते हैं, कौन से मीजोडर्म से बनते हैं, कौन से एंडोडर्म से बनते हैं। ऐसे लिखा था ये, ऐसे लिख देता है इसको एक्टोडर्म। आज तक ऐसी कहीं नहीं आई कि बाह्य त्वचा से कौन से अंग बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये चारों अवस्थाएं बन गई। इन अवस्थाओं को या इन झिल्लियों को, सॉरी 3 बनी है, इन अवस्थाओं और इन झिल्लियों को कहते हैं अपन कौन सी, भ्रूणीय झिल्लियां। कौन सी बोलोगे, भ्रूणीय झिल्लियां, मतलब एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन। और भ्रूणीय झिल्लियों के अंदर आगे विभाजन होगा या इनका डेवलपमेंट होगा, उसको बोलते हैं ऑर्गन जेनेसिस। ऑर्गन जेनेसिस का मतलब अंगजनन। और अंगजनन के दौरान क्या बनेंगे, अंग बनेंगे। और अंग बनने के दौरान क्या होगा, उसका विकास होगा। विकास के दौरान क्या बनेगा, बेबी। और बेबी बनते ही उसकी गर्भावस्था क्या हो जाएगी, पूर्ण। और गर्भावस्था पूर्ण होते ही क्या हो जाता है, प्रसव। प्रसव थोड़ा सा देख लेना, आप लिख दिया मैंने, ये नहीं दिख रहा है तो देख सुन लेना। डिलीवरी हो जाती है, प्रसव, पार्टुरेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। प्रसव है ये नीचे, प्रसव मतलब कंप्लीट जैसे ही बेबी हो गया, गर्भावस्था, गेस्टेशन टाइम पूरा हो गया, पूरा होते ही प्रसव होता है। मतलब अपन ने शुरू से वहाँ से शुरू किया था, आपको याद हो तो, एक जनक से। और जनक के बाद नए जीव का निर्माण क्या हो गया, क्या हो गया, जनन। मतलब पूरा एक डेवलपमेंट आ गया। तो दोबारा एक बार मैं समझा देता हूँ इसको। सबसे पहले नरमादा, नरमादा में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या बने, गेमिट्स बने। और गेमिट्स बनने के कारण, शुक्राणु और अंडाणु बनने के कारण आपस में क्या हुआ, मैथुन हुआ। मैथुन के बाद दोनों में क्या हुआ, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। और ये एक नहीं, अंगुलियों पे चीज़ें सारी, ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होंगे सीधे सीधे। जाइगोट के अंदर विभाजन से, समसूत्री विभाजन से, ध्यान रखना ये पूछ लेता है यहाँ कि कौन सा विभाजन, समसूत्री। और समसूत्री की बारंबार अवस्था क्या कहलाती है, विदलन। और विदलन के बाद वो गर्भाशय में आकर रोपित हो गया। कौन सी अवस्था, नेक्स्ट दूसरी अवस्था ब्लास्टुला। उसको रोपित होना या उसका आना क्या कहलाता है, रोपण या इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के दौरान क्या बना, प्लेसेंटा बना, जिसका काम क्या हो गया, भ्रूण को पोषण करवाना, शोषण करवाना, उसकी सारी क्रियाओं का नियमन करना, हार्मोन करना, वो सारी चीज़ें अपनी बाकी हैं, वो करवाएंगे अपन वीडियो में जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे। ब्लास्टुला में विभाजन से क्या बनी, गैस्टुला। और गैस्टुला के बाद में तीनों अवस्थाएं बनी उसकी, या झिल्लियाँ बनी, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, अंतस्त्वचा। ऐसे याद नहीं होगी, याद ऐसे रखो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। क्लियर। इनको क्या बोलते हैं अपन, भ्रूणीय झिल्लियाँ। और भ्रूणीय झिल्लियों के अंदर आगे बाहर की झिल्ली बाह्य ऑर्गन बनाएगी, मध्य झिल्ली मध्य इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और आंतरिक ऑर्गन कौन, एंडोडर्म। इस क्रिया को बोलते हैं अपन अंग जनन या ऑर्गन जेनेसिस, जिसके दौरान पूरे अंग क्या हो गए, डेवलप। अंग डेवलप होने को बोलते हैं डेवलपमेंट। टॉपिक भी लिख रखा है आपका, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। इसके दौरान उसका पूरा बॉडी बनी, बॉडी से ही देखो कोशिका, कोशिका के बाद अंग, अंग के बाद तंत्र, तंत्र के बाद शरीर, और शरीर के बाद जीव। और जीव का मतलब क्या हो गया, एक नन्ना सा चिन्ना सा बेबी। और बेबी कैसे आएगा, प्रसव के दौरान। क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये है पूरी चीज़ मेन। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब स्टार्ट करते हैं अपन आगे। अब देखो टॉपिक निकालने हैं अपन को यहाँ से। मैंने कल भी यही कहा था, बार बार भी यही कहता हूँ कि जिस बच्चे को सिलेबस समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गए, उसका सिलेक्शन हो गया। बस यही चीज़ है कि कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है, समझना क्या है, रटना नहीं है। चीज़ समझ में आ गई, इसके बाद अपना काम हो गया। देखो अपना एक वर्ड, 2 वर्ड थे, 2 वर्ड में मैंने इतनी लंबी क्लास ले ली, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट, और सूरज सारा आपको बता भी दिया। अब उनको बेसिक से अपन करते जाएंगे। देखो रिप्रोडक्शन किस में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन में। तो सबसे पहली बात, मनुष्य में जनन कौन सा है, लैंगिक जनन। पहली चीज़ तो याद रख लोगे, ये तो याद रखने वाली बात है। दूसरी चीज़, मनुष्य कैसा प्राणी, जरायुज प्राणी। अब शुरू कर रहा हूँ मैं 0 से, टॉपिक तो अब शुरू हुआ है, देख लो, जबकि आपका हो गया पूरा। अब इन चीज़ों को वापस रिपीट करते जाओगे। 3 बार मैंने कर दिया, 1 बार यहाँ हो जाएगा, 1 बार आप कर लोगे, इतनी देर में अपना काम हो गया। कैसा प्राणी, जरायुज। और मनुष्य में होती है लैंगिक द्विरूपता, डाइमॉर्फिज्म।
जरायुज को बोलते हैं विविपेरस, और ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक द्विरूपता, ये दो चीज़ तो आप जान गए। अपने जैसी संतति उत्पन्न करना, हूबहू जरायुज, लैंगिक जनन जिसमें अड़सूत्री समसूत्री सारे होंगे। और द्विरूपता का मतलब होता है नर और मादा को बाह्य लक्षणों से पहचानना, लक्षणों से पहचानना। अरे चलते ही बता देते हो ये लड़की है ये लड़का है, बताते हो ना? कैसे बताते हो? क्योंकि उसका फिजिकल बाहर के जो करेक्टर्स होते हैं वो दिखते हैं, और बाहर के जो करेक्टर हैं वो दिखाएंगे अलग अलग दिखते हैं, उसको बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। मतलब बाह्य लक्षणों के आधार पर नर मादा मेल फीमेल को पहचानना ही क्या कहलाती है? लैंगिक द्विरूपता। और लैंगिक द्विरूपता किस पे निर्भर करती है? ये करती है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर। लैंगिक लक्षण, अब ये मत पूछना कि सर ये क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो हार्मोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मादा में हार्मोन कौन सा? मादा में हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और नर में कौन सा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों क्या करते हैं? मेल और फीमेल दोनों अलग अलग करते हैं। देखो नर में तो कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, और मादा में कौन सा? एस्ट्रोजन। देखो जी प्यारे बच्चों, नर नर है क्योंकि वो उसके जैसा दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके हार्मोन है। और हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। जैसे आवाज़ का भारी होना, कद काठी का मजबूत होना, दाढ़ी मूंछ का आना, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की क्रिया करना, और लड़कियों के आगे पीछे भागना। अट्रैक्शन मतलब लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन, वो हार्मोन ही है जैसे आपका इस फेज़ में है। लेकिन आपका अट्रैक्शन अभी एग्ज़ाम की तरफ होना चाहिए, बाद में बहुत कुछ हो जाएगा। मादा के अंदर ये हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन क्या करवाता है? कद काठी, मतलब अपेक्षा नर के कंपेयर में कद काठी कैसी होती है? मादा की कमज़ोर होती है, उसकी स्किन सॉफ्ट होती है, वो बाल दाढ़ी मूछ वो नहीं आते। और इसके अलावा दो अलग हो गए, एक तो मेमरी ग्लैंड्स स्तन ग्रंथियों का बनना, और एक प्यूबर्टी फेज यौवन अवस्था जैसे ही स्टार्ट हो जाती है 12 से 14 वर्ष की आयु में, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना। और अट्रैक्शन किसके साथ? लड़कों के साथ। मतलब दोनों का क्या हो गया? अपोजिट। और अपोजिट जो होते हैं ना वो क्या कहलाती है, या उन लक्षणों की स्थिति को क्या बोलते हैं अपन? लैंगिक द्विरूपता। अब इस लैंगिक द्विरूपता के कारण ही दोनों के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन? एक तो नर जनन तंत्र, और दूसरा यहां कौन सा हो जाएगा? मादा जनन तंत्र। और इसको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव या मनुष्य जनन तंत्र। तो अपने सिलेबस के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का दे रखा है, मेल का भी है और किसका है? फीमेल का भी है। प्लस उसके सारे ऑर्गन, सारे अंग पढ़ेंगे, और उन अंगों के क्या पढ़ेंगे? कार्य। तो जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो आपका आधा टॉपिक पूरा हो जाएगा। मतलब पूरी यूनिट का आधा जो पार्ट है ना वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते ही आधा पूरा। और जैसे ही फिर इसके बाद आएंगे तो गैमेटोजेनेसिस आ जाएगा। अब देखो वो आउटलाइन काम आएगी। अब चीज़ों को आपस में आगे आगे आप जोड़ते जाओ। तो जैसे ही ये दोनों कंप्लीट हो गए, कंप्लीट होते ही आपकी नेक्स्ट अवस्था जो है वो किस पे आ जाएगी? युग्मक जनन के ऊपर। तो मेल रिप्रोडक्टिव के प्रमुख ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव के प्रमुख ऑर्गन प्लस उनके कार्य अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। रेगुलर क्लास मतलब जहाँ से छोड़ी है वहीं से आप इस क्लास को कंटिन्यू करना वैसे की वैसे, और एक अच्छे तरीके से ढंग से आराम से तरीके के साथ उसके नोट्स पेन और कॉपी के साथ सिस्टमेटिक ढंग से आपको बनाने हैं। वीडियो को लाइक करते रहें। नेक्स्ट क्लास कल होगी। थैंक यू। और आप रेगुलर इनको करते